बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कन्वर्जेंस का नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस एक्स एन इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स कन्वर्जेस टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी ऑफ द टर्म्स ऑफ एक्स एन। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती है तो क्या होगा। किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए, उस पॉइंट को सेंटर मान के, जिस पॉइंट के ऊपर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो उस ओपन स्फीयर में सीक्वेंस की सारी टर्म्स आ जाएंगी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के। ये कह रहा है ना, कंटेन्स ऑल, सारी टर्म्स, बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी बट जो डाला ना उसने, बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स, इसका मीनिंग है कि कुछ फाइनाइट टर्म्स का पता नहीं है, उसके अलावा सारी आ जाएंगी। तो जल्दी से कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। उसी से ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ होना है। उसकी डेफिनेशन याद है आपको? पहले तो आप ये ले लें कि लेट एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स बिलोंग टू एक्स। देन डेफिनेशन याद है। अब ईच ओपन स्फीयर की बात उसने करनी है ना। इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन स्फीयर सेंट। अब ये तो आपने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अभी लगानी है। अभी तो आपने ये सपोज किया कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, वो सपोज कर लिया। अब आपने क्या करना है, किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनानी है। उसके लिए लेट आर ग्रेटर देन 0, देन बाय द definition of convergence there must exist a natural number n naught such that dx n x lesser than r for all n greater or equal to n naught। ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। वहाँ लेते थे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट। अब r आपने ग्रेटर देन 0 नंबर लिया हुआ है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी डी एक्स एन एक्स लेस देन आर फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एन बिलोंग टू एस आर एक्स फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। ये समझ आइए क्या कंफर्म हो गया। ये जो हमने आर रेडियस की ओपन स्फीयर ली थी, अब किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर लें जिसका सेंटर एक्स है, उसके अंदर उस सीक्वेंस की सारी टर्म मौजूद हैं, चंद एक को छोड़ के। ये कंफर्मेशन कहाँ पे है, एक्स एन नॉट और उसके बाद में आने वाली सारी की सारी टर्म्स इसमें मौजूद है। जो कंफर्मेशन नहीं है वो ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, x1 x2 x3 अप टू एक्स एन नॉट माइनस 1। तो थ्योरम की स्टेटमेंट यही तो कह रही थी। थ्योरम की स्टेटमेंट तो यही तो कहता है थ्योरम कि भाई सारी टर्म्स उसमें हैं, लेकिन कुछ फाइनाइट टर्म्स के बारे में नहीं कुछ कह सकते। तो यहाँ जो उसने ये लगाया फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, उसने कंफर्म कर दिया है एक्स एन नॉट से ऑनवर्ड सारी की सारी टर्म्स इसमें मौजूद हैं। पहली जो छुट्टी हैं वो तो सिर्फ फाइनाइट ही हुई ना, x1 से लेके एक्स एन नॉट माइनस 1 तक ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ से आप ये कह देंगे जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी उसका हिस्सा, दिस शोज दैट एस आर एक्स कंटेन्स all but finitely many terms of the sequence xn। सारी की सारी टर्म मौजूद हैं, ओनली फाइनाइट टर्म्स के बारे में हमें नहीं पता। अब कन्वर्सली ले लें। अब ये लैंग्वेज तो आप थ्योरम की स्टेटमेंट से लिख देते हैं ना, इस पर तो कैसा इशू नहीं होता। आप प्रेजेंटेशन आप अपनी बेहतर करें कि वो थ्योरम की स्टेटमेंट से ही आपको जो है लें। क्या है, कन्वर्सली सपोज every open sphere centered at x contains
all but finitely many terms of the sequence. Then what you have to show that xn converges to x. यही करना. तो कन्वर्सली आप लेते हैं, let each open sphere centered at x contain all finitely many terms of xn. Then we have to show that, जी क्या करना है आपने शो, xn इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती है. किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट साबित करने के लिए क्या अज्यूम किया जाता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर लिया जाता है और नेचुरल नंबर तलाश किया जाता है. For this, let epsilon greater than 0, then S epsilon x must contain all but finitely many terms of sequence n, that is, there must exist a natural number say n1 such that xn belong to S or x for all n greater equal to n1. ये जो आपने कहा था कि उस ओपन स्फीयर में सीक्वेंस की सारी टर्म मौजूद हैं, चंद एक को छोड़ के वो आपने n1 की सूरत में लिख दिया. एक्चुअली कन्वर्जन ये सीक्वेंस अब साबित हो गई है. dxn x इज लेसर देन, ये r नहीं बल्कि एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन लिया हुआ ना ऊपर, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n1. तो यहाँ से आपने साबित कर दिया xn converges to x. This completes the proof. नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस. किसी को आती है किसी इसकी डेफिनेशन? A sequence xn in a, चलो वो रटाइल बता दो क्या था, metric space, a sequence xn in a metric space xd is said to be bounded sequence if there exist, दो चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर, एक पॉइंट, देयर एग्जिस्ट a point x belong to x and a positive real number m such that dxn x is lesser or equal to m for all n. एक पॉइंट और एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाना चाहिए. यहाँ पे रियल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर. इस तरह के
सीक्वेंस की हर टर्म का x से डिस्टेंस जो है वो m से छोटा या m के बराबर हो, कोई एक नंबर मिल जाना चाहिए। बाउंडेड सीक्वेंस की कोई है एग्जांपल आपके पास? 1/n, तो उसमें नेचुरल नंबर क्या मिलेगा आपको? यानी अगर आप एग्जांपल के तौर पे मेट्रिक स्पेस आप R लेते हैं, रियल लाइन, तो जो सीक्वेंस है xn वो आप 1/n ले रहे हैं, जो कि एक्चुअली 1/n का मतलब है 1, 1/2, 1/3 अप टू so on। तो इसके लिए आपको नेचुरल नंबर क्या मिलता है और पॉइंट क्या मिलता है? 0.0 और नेचुरल नंबर जो रियल नंबर 1, ठीक है ना। फिर अगर आप x0 लेते हैं और m अगर आप 1 लेते हैं, देन आपके पास dxn 0 इज लेसर और इक्वल टू m, ठीक है ना। अगर आप ये x ले लेते हैं तो ये आपके पास एक्चुअली यही बनता है ना, dxn 0 लेसर और इक्वल टू 1, क्योंकि ये आप ले रहे हैं मेट्रिक स्पेस R ले रहे हैं रियल लाइन, तो रियल लाइन में जो मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है यूजुअल मेट्रिक, वो क्या बनेगी? xn माइनस 0 मॉड लेसर और इक्वल टू 1, और ये फॉर ऑल n होगा, फॉर ऑल n, फॉर ऑल n, फॉर ऑल n, यानी ये आपके पास क्या बन गया? xn का 0 से, अब ये तो यही बन गया ना, ये 1/n मॉड या फिर 1/n लेसर और इक्वल टू 1 फॉर ऑल n। तो आप n की जगह 1 रखें तो 1 1 के बराबर आ गया, n की जगह 2 रखें तो 1/2 लेसर देन 1 आ गया, n की जगह 3 रखें तो 1/3 लेसर देन। तो ये एक जो एग्जांपल इन्होंने बताई है ये बाउंडेड सीक्वेंस की एग्जांपल है। इसके अलावा आप बता सकते हैं और जी 1/n² या n² कैसे बाउंडेड होगी? तो आपको रियल नंबर ही नहीं मिलेगा, तो फैलती जाना उसे। अगर आपने xn = n² लिया, वो तो फिर आप उसको उसका फैलाव रोकेंगे कैसे? -1n हो सकती है, उसमें टर्म्स ही 2 आनी है, टर्म्स तो इन्फिनिट होंगी, लेकिन वो -1 और 1, -1 और 1, -1 और 1, और उस सूरत में m क्या होगा आपका? 1 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है ना। 1 माइनस -1 2 आ जाएगा। यानी बाउंडेड सीक्वेंस की एक और डेफिनेशन, एक और एग्जांपल आ सकती है जिसमें आप xn लेते हैं -1⁻n, जिसकी टर्म्स बनेगी -1 1 -1 1 सो ऑन। अब इसकी दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस 2 है, ठीक है ना। तो आपको एक पॉइंट भी मिल जाना चाहिए और एक वो भी मिल जाना चाहिए, तो m आपका 2 ले लें तो फिर 2 से ज़्यादा तो डिस्टेंस आना ही नहीं है। तो ये तो थी बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन। आगे एक रिजल्ट है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो बाउंडेड होती है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट अ बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी अ कन्वर्जेंट। ये सामने एग्जांपल लिखी हुई, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट नहीं, ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करती। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। तो हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं, बल्कि इसको अब जरा थ्योरम है every convergent in a metric space is bounded but converse may not true।
मीन्स अब बाउंडेड सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। तो थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट एक्स एन बी a convergent sequence in a metric space XD। देन आपने इसको साबित करना है कि ये क्या है, ये बाउंडेड है। बाउंडेड साबित करने के लिए फिर आपको पता ही, अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो सपोज कर लेते हैं कि ये किस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, एक्स के ऊपर। बाउंडेड सीक्वेंस साबित करने के लिए आपको कोई रियल नंबर मिलना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, जो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कराए। अब आप ज़रा कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं अगर, तो क्या होगा, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ नेचुरल नंबर एन नॉट। जी बताएं क्या था, डी एक्स एन एक्स लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, अब यहां तक तो ये बाउंडेड नहीं हुई। ये जरा अच्छा, ये एप्सिलॉन का अगर आपको मसला हो ना, तो एप्सिलॉन की बजाय ये कन्वर्जेंट तो है ना ये, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर लेके ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ अगर मैं एप्सिलॉन की बजाय 1 कर दूं तब भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एवरी एप्सिलॉन का होगा ना। अब मैं 1 क्यों ले रहा हूँ, वो जरा आपको सिर्फ समझाने के लिए, यानी मैं एप्सिलॉन की बजाय यहाँ पे 1 लेना चाह रहा हूँ या 2 ले लूँ, कोई नंबर जो पॉजिटिव नंबर जिसका मुझे पता हो, मैं वो लेना चाह रहा हूँ। फॉर एवरी देन, अब फॉर एवरी नहीं लिखेंगे ना, देन फॉर 1 ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट। ठीक होगी बात। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की बजाय मैंने अगर 1 लिया है या 2 लूँ या 3 लूँ या 1/2 लूँ या 1/5 लूँ, कोई एक डेफिनेट नंबर मैं लेना चाह रहा हूँ, उसके लिए भी तो नेचुरल नंबर मिलेगा ना। अब वो क्यों लिया अभी आपको समझाता हूँ। यानी ये 1 ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, वो मैंने कह दिया। अब मेरे पास जो कन्फर्मेशन है, अभी तक ये बाउंडेड नहीं हुई है। मेरे पास प्रॉब्लम, अब कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे पास प्रॉब्लम है एक्स एन नॉट के से पहले वाली टर्म्स जो, उनका मुझे नहीं पता कि उनके मैं जब डिस्टेंसेस एक्स से लूँगा तो 1 से छोटे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आगे कन्फर्मेशन है। ये बात आप समझ रहे हैं। अब अगर मैं एक और सपोज कर लूँ, लेट कैपिटल एम बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, जिनका मुझे नहीं पता, किसका नहीं पता, डी एक्स 1 डी जी किसका नहीं पता, डी एक्स 1 एक्स का नहीं पता, और उसके बाद मुझे डी एक्स 2 एक्स का नहीं पता, और मुझे डी एक्स एन नॉट माइनस 1 एक्स का नहीं पता। ये बात समझ आई भला। मुझे डी एक्स एन नॉट एक्स का तो पता है, ये जरा समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। ये कंडीशन होल्ड किसके लिए कर रही है, जब आपका एन एन नॉट से ऑनवर्ड हो, तो यानी मैं इसमें एन नॉट डालूं, डी एक्स एन नॉट और एक्स का मुझे पता है वो क्या है, वो 1 से छोटा है।
डी एक्स एन नॉट प्लस 1 एक्स, उसका भी मुझे पता है वो 1 से छोटा है। यानी मैं एन की जगह नॉट डालूं, एन की जगह नॉट प्लस 1 डालूं, एन की जगह एन प्लस 2 डालूं, एन की जगह एन प्लस 3 डालूं, जितने भी डालता जाऊंगा उनके डिस्टेंसेज एक्स से जो आते जाएंगे 1 से छोटे हैं, वो मुझे पता है। मुझे जिनका नहीं पता था वो कौन से थे? मुझे इससे पहले वाले जो हैं उनका नहीं पता था। यानी मुझे ये नहीं पता था डी एक्स एन नॉट -1 और एक्स, इनका डिस्टेंस 1 से छोटा है या नहीं है, इसका मुझे नहीं पता। इनका भी मुझे डिस्टेंस का नहीं पता, x2 का x से डिस्टेंस जो है वो 1 से छोटा है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, जिनका मुझे नहीं पता था ना, जिन डिस्टेंसेस का, वो मैंने सारे डाल दिए इसमें। समझ आ रही है? और इन सब का जो मैक्सिमम है वो मैंने ले लिया है m। इसमें अगर मैं एक और काम करूं, इसमें मैं 1 भी डाल दूं अगर, अब सिचुएशन क्या हुई? अब इन सब में मैक्सिमम जो आना है, नहीं 1 क्यों आएगा? अगर 1, इन सब का अगर मैक्सिमम 1 ही आना, फिर तो यही बात खत्म हो चुकी हुई थी। अगर इन सब का मैक्सिमम 1 होता तो इसका मतलब है कि ये 1 से छोटा होता। ये बात सुनो ना जरा, अगर इन सबसे बड़ा जो 1 है, सबसे बड़ा जो है वो 1 है, तो फिर इसका मतलब क्या होता? ये भी 1 से छोटा होता। यही इसी तो फिर तो फड्डा ही खत्म हो जाता, फिर तो बाउंडेड पहले ही होती। हमारा मसला ये था कि इसका पता नहीं था। अब फर्ज करें यही सबसे बड़ा हो इनमें, अब जरा गौर कीजिएगा मैं समझाने के लिए, इन सब में सबसे बड़ा अगर यही हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा। मैंने यही लिया हुआ ना, इन सब में सबसे बड़ा जो है वो क्या है? m है। और अगर फर्ज करें इन सब में सबसे बड़ा यही डिस्टेंस है तो वो m के बराबर हो गया। बाकियों के बारे में क्या कहते हैं? मैक्स, बाकी फिर उससे छोटे होंगे ना। अगर सबसे बड़ा ये m है तो बाकी उससे छोटे होंगे ना, सारे के सारे। 1 भी छोटा होगा उससे ना, और 1 से जो छोटे हैं वो भी उससे छोटे होंगे। समझ वाली बात है। अगर मैंने सबसे बड़ा ये मान लिया तो बाकी सारे इससे छोटे हैं, और 1 भी इससे छोटा है, और 1 से जो छोटे हैं वो भी सारे छोटे हैं। इसका मतलब हमें एक रियल नंबर मिल गया। अगर मैं ये कंडीशन सेट सपोज करूं, देन मैं बड़े आराम से ये लिख सकूंगा डी एक्स एन एक्स लेसर आर इक्वल टू m फॉर ऑल n। क्या ख्याल है? जो 1 से छोटे थे वो भी इसमें कवर हो गए, और जो 1 से छोटे नहीं हैं, वो 1 से बड़े हैं, वो इन सब का मैक्सिमम m लेने की वजह से वो कवर हो गए। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड हुई है। सीक्वेंस की हर टर्म का डिस्टेंस जब x से छोटा होगा, x से लिया जाए तो m से छोटा या बराबर होगा, तब वो बाउंडेड होगी। अगर फर्ज करें इनमें सबसे बड़ा जो मैंने जबरदस्ती ये लिया ये नहीं था, तो कोई और होगा, तब भी सिचुएशन यही आएगी। कोई भी सिचुएशन हो ले लें तो यही बनेगा। इससे क्या पता चला हमें? दिस शोज दैट एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। क्या हमने रिजल्ट साबित किया है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। वो एग्जांपल भी आपने बताई थी मुझे, कौन सी थी? बट बाउंडेड सीक्वेंस may not be convergent because ये एक सीक्वेंस में ले रहा हूं जो कि -1 रेज़ पर n है, -1 रेज़ पर n is bounded but not convergent। एक भी एग्जांपल मिल गई तो थ्योरम नहीं बन सकता। एक भी एग्जांपल मिल गई कि जो सीक्वेंस बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर वो आगे रिजल्ट नहीं बनता। अब
माशाल्लाह आपको बड़ी समझ आ रही है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आगे चलते ही जाएं फिर हैं। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कॉशी सीक्वेंस, और ये आपने मुझे बतानी है क्या होती है। जी, कॉशी सीक्वेंस, कॉशी एक मैथमेटिशियन था, उसके नाम पे है। आप में नहीं है कोई उसका पैरोकार? उसका पैरोकार का मतलब यह है कि उस जैसा शौक रखता हो पढ़ने का मैथमेटिक्स। एवरी बस सच दैट पे आगे बस गए हो। एक्स एन ठीक हो गया, ठीक है, को मिलजुल के आपने दो चो बच्चों ने आधी पचाधी सुनाई दी है, लेकिन हम जरा प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं, फिर उसका मीनिंग भी पता करते हैं कि मीनिंग क्या है। A sequence xn in a metric space xd is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that dxmxn lesser than epsilon for all mn greater or equal to n naught। मेरा ख्याल यही कुछ आप कहना चाह रहे थे, जो कहते कहते अब रह गए और कहा नहीं जा सका, है ना। पॉजिटिव इंटीजर कहें या नेचुरल नंबर कहें, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर कहें या नेचुरल नंबर कहें, एक ही बात है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? इंटीजर भी और पॉजिटिव भी हो, कहाँ से शुरू होगा? 1 से, उसके बाद 3/2 आ जाएगा उसमें, वो इंटीजर नहीं होगा। तो एक ही बात है, मेरा ख्याल है पढ़ाना बंद कर दूँ कि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर का फ़र्क नहीं पता, कि फ़र्क कोई नहीं होता। जी, अ सीक्वेंस xn in a metric space xd is said to be the Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number and not such that, ये कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है? जब आप कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लिख रहे थे तो इसी किस्म की डेफिनेशन थी, सिर्फ फर्क क्या था? डी एक्स एन एक्स लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इसको सामने रखते हुए इसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंस है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें आपके सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से ग्रेजुअली कम हो रहा है। जब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन कर रहे हैं ना आप, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो आपकी सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट करने वाली कौन सी चीज़ है? एक्स एन है, और जिस पॉइंट के ऊपर वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है वो क्या है? एक्स। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो ये रहा है कि सीक्वेंस जब आप फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये मैंने फिजिकली सारा इसको आपको एक्सप्लेन भी करके बताया था कि इसका मतलब फिर ये हो रहा होता है कि सीक्वेंस की टर्म्स क्लोजर टू क्लोजर होती जा रही हैं एक्स के। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सीक्वेंस की आपस की टर्म्स अपने करीब क्लोज होती जा रही है। ये एक्स एम भी सीक्वेंस की टर्म है, एक्स एन भी सीक्वेंस की टर्म है, दोनों सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी आप ये कहें कि कॉशी सीक्वेंस में क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस की टर्म्स का जिस पॉइंट उसकी लिमिट से डिस्टेंस कम होता जाता है। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस की टर्म्स का लिमिट से डिस्टेंस ग्रेजुअली कम होता जाता है।
और कॉशी सीक्वेंस में की डेफिनेशन में क्या है, सीक्वेंस के टर्म्स के पेयर्स के दरमियान डिस्टेंसेस कम होते जाते हैं। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। अभी हम देखेंगे कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस भी है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस, बट अ कॉशी सीक्वेंस मे नॉट बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर सकत है तो कर लें। टाइम कितना हुआ है? 11 बज गए। फिर आपका अगला पीरियड शुरू हो जाएगा प्रोफेसर अरशद साहब का। अच्छा, प्रोफेसर अरशद साहब जो आपको पढ़ा रहे हैं ये मेरे क्लास फेलो हैं एमएससी के। हमने दोनों ने एमएससी में हम इकट्ठे थे एफसी कॉलेज में, बताया था। उन्होंने बताया था कि मैंने बताया था, अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो प्रोफेसर अरशद साहब माशाल्लाह बहुत उस वक्त भी बड़े स्टूडेंट लाइफ में भी बड़े मेहनती थे, और अभी भी आप बहुत वो मेहनती हैं। और काफ़ी, और ख़ास तौर पे ये भी ये चीज़ें थी, ये भी उस वक्त उनका भी कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था। और जो डॉक्टर नवीद अख्तर साहब आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने और मैंने हमने पढ़ा करियर स्टार्ट इकट्ठे किया था। एक एकेडमी थी, वहाँ से हमने, और उस वक्त हम स्टूडेंट थे अभी, यानी अभी हम प्रोफेसर नहीं बने थे। मैंने और डॉक्टर नवीद अख्तर साहब ने, हमने दोनों ने वहाँ एमएससी के कोर्सेज पढ़ाने शुरू किए थे। अभी हम लेक्चरर नहीं बने थे। और डॉक्टर प्रोफेसर अरशद साहब के साथ जो तल्लक है वो मैंने आपको बताया कि वो हम एमएससी के क्लास पर हैं। चलें, आज फिर आपकी तो होगी है बस। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थ्योरम जो काशी सीक्वेंस से रिलेटेड जो है वो थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है। नईम साहब जो हैं वो मेरे कायदे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो एमफिल के। वो कहाँ पे होते हैं? हो सकता है, मुझे अब नाम भूला हुआ है, लेकिन नईम साहब तो मेरे एमफिल के क्लास फेलो है ना। इसी तरह डॉक्टर वासिक हुसैन एफसी कॉलेज में है, वो भी मेरे एमफिल के क्लास फेलो हैं। दाऊद साहब, डॉक्टर दाऊद अहमद पंजाब यूनिवर्सिटी में है, वो भी मेरे एमफिल के क्लास फेलो हैं। चलें, इसके ऊपर कभी किसी दिन लेक्चर कर लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।